गाड़ी की चाबी। चलो, तो कल अपन लोगों ने लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है वो समझ गए थे कि फ्रिक्शन क्या होता है। एक अपोजिंग फोर्स होता है जो दो बॉडीज के बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। यानी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है या एक ब्लॉक दूसरी ब्लॉक के ऊपर चलेगा ना, तो वो क्या करता है, जो नीचे वाला ब्लॉक होता है जो ऊपर चल रहा है उसका क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। रुके ना रुके वो अलग बात है, लेकिन क्या करता है, वो उसको रोकने का प्रयास करता है या अपोज करता है। तो फ्रिक्शन एक क्या है, विरोधी फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है जो किसी बॉडी का या दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है या विरोध करता है। ठीक है, और हमेशा कैसे लगता है वो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की विपरीत दिशा में लगता है हमेशा। अगर बॉडी इधर जा रही तो फ्रिक्शन इधर लगेगा पीछे, बॉडी अगर इधर जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस तरफ, हमेशा विरोध करता है। ये अपन ने पढ़ा था, ये डायग्राम बनाए थे अपन ने, बता दिए क्या। ये देखो, बॉडी इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, बॉडी अगर इधर जा रही है या बॉडी पे फोर्स इधर लगेगा तो बॉडी इधर चलेगी। अरे भाई चल जा, हाँ खराब है। ठीक है, फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। ठीक है, तो ये बताए थे क्यों लगता है, ये सब बता दिए थे रीजन। फिर अपन ने देखा था फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, मतलब तीन टाइप के बताए थे वैसे। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर उसे बोलते हैं अपन स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और कब लगता है, जब तक बॉडी चल नहीं रही है तो तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा होता है। जैसे बताया था, अगर हमने किसी बॉडी पे, एक वस्तु पे हमने 1 न्यूटन का बल लगाया, एक फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी नहीं चल रही है, इसका मतलब हमने 1 न्यूटन लगाया तो सरफेस ने अपने आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी चलती। ऐसे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी बॉडी मान लो नहीं चली, इसका मतलब फ्रिक्शन भी वहां पे कितना लग रहा है, 2 ही लग रहा है। हमने 5 लगाया, बॉडी नहीं चली, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 5 लग गया, है ना। मतलब बताया था ना, नमक स्वाद अनुसार और फ्रिक्शन औकात अनुसार लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन कितना है, जितनी जरूरत होगी उतना लगता है, बताया था। फ्रिक्शन यहाँ पे कितना अवेलेबल है, 15 से नीचे तुम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन अपने आप लग जाएगा उतना। लेकिन 15 से अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मान लो हमने उसको 20 लगा दिया तो 15 तो खत्म, लिमिट खत्म, 15 पे खत्म हो गई है, 15 तक वो रोक सकते रहा। अब 20 लगा दोगे तो उसके बाद तो बॉडी डेफिनेटली क्या होगी, चलेगी, चलने लगेगी। तो वो डिपेंड करता है। और जो 15 जो वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू उस फ्रिक्शन की या घर्षण की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे अपन लोग क्या बोलते रहे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे हिंदी बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। ठीक है, इसको सीमांत घर्षण बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे बड़ी वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं या उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर कोई भी फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन दिया रहेगा, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, और मैंने तुमको कहीं पे दे दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है तो मतलब वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि ऐसे 10 वैल्यू अपन कहाँ तक देंगे। तो जो वैल्यू दी रहती है फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कौन सी वैल्यू दी रहती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही दी रहती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है ना। क्योंकि ऐसी कौन सी वैल्यू दी है, तो अपन कौन सी वैल्यू हमेशा सोचेंगे, जो वैल्यू हमको गिवन है वो कौन सी वैल्यूज है, स्टैटिक फ्रिक्शन की। जनरली हमसे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ही देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैंने बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी चलती है तब भी हम पे फ्रिक्शन लगता है, जब हम चलते हैं तब भी हम पे, या कोई बॉडी चल रही है तब भी उस पर एक फ्रिक्शन लगता है, घर्षण बल लगता है। उस घर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे। इसे बोलते हैं गतिक घर्षण। जब वस्तु गति में रहती है उस समय जो वस्तु में घर्षण बल लगेगा उसे गतिक घर्षण बोलेंगे, सीधी सी बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आएगी यहाँ। एक और बताया था रोलिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है, घूमती है, जैसे गाड़ी का चक्का, वो चलता भी और घूमता भी है, तो उसे बोलते हैं अपन वो कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। चलो अब बात कर रहे थे, अपन ने लॉ पढ़े थे फ्रिक्शन के नियम, घर्षण के नियम। तो घर्षण के नियम क्या है, फ्रिक्शन के लॉ क्या है। पहला अपन ने बोला था, जो घर्षण बल होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, मतलब वो नेचर कैसी, प्रकृति पर निर्भर करता है।
सतह की प्रकृति पर कितनी वो खुरदुरी है, कितनी चिकनी है। चिकनी रहेगी तो फ्रिक्शन कम रहेगा, स्मूथनेस है उसमें तो फ्रिक्शन कम रहेगा। रफ सरफेस रहेगी, जैसे अभी देखो अपनी सड़कें बिल्कुल रफ है, बिल्कुल देखो गड्ढा गुड्ढी खोद दिए, जहाँ भी सड़क थी तो वो भी खोद दिए, पानी भरा है, फ्रिक्शन बढ़ गया अब, है ना। अब सड़क बना देंगे तो फ्रिक्शन घट जाएगा थोड़ा बहुत। तो इससे क्या होता है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो जो बॉडी कांटेक्ट में है, उन बॉडी जो कांटेक्ट में उनके बीच में कितना रफनेस है, कितना स्मूथनेस है, उस पर डिपेंड करता है। कितनी वो खुरदुरी है, कितनी वो चिकनी है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा मतलब वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। बड़ा सरफेस एरिया का मतलब बड़ा फ्रिक्शन नहीं होता है। छोटा सरफेस एरिया लेकिन अगर उसमें रफनेस ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, ज़्यादा। दूसरा जो फ्रिक्शन होता है, ये अपन बात कर चुके हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली और पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है या घर्षण जो बल होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, समांतर, पैरेलल टू द फोर्स लगता है। स्पर्श रेखी मतलब टच करते हुए लगेगा। ये जब अपन ने बात किया था, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन है, एक्चुअली में फ्रिक्शन इधर नहीं लगता है, ये तो अपने से बना दिया। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, इधर पे, और मोशन इधर हो रहा है, बॉडी इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन इसके टेंजेंशियली, इसके पैरेलल ही लगेगा, इधर समांतर। फ्रिक्शन ऐसे नहीं लगता है, ऐसे या ऊपर की तरफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, या ऐसे फ्रिक्शन नहीं लगता है। पहली चीज वो मोशन के अपोजिट लगता है, मतलब अगर इधर जा रही तो इधर लगेगा। दूसरा वो कहाँ पे लगता है, कांटेक्ट पे लगता है। ये अपन ऐसा बना भले देंगे, लेकिन अपन को ये अंडरस्टूड करके चलना है कि फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो वो बताया अपन ने कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, क्या होता है, टेंजेंशियल लगता है, स्पर्श रेखी, हिंदी बोलते से स्पर्श रेखी, स्पर्श रेखी टेंजेंशियली, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर गति की समांतर दिशा में लगता है, और कांटेक्ट में लगता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की विपरीत दिशा में लगता है, जहां बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बातें याद रखना। और क्या था लास्ट जो था, जो फ्रिक्शन होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फोर्स की फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, बिटवीन द टू सर्फेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द रेशो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है फ्रिक्शन की वैल्यू। जो अभी क्या होता है बताता हूँ, जो घर्षण बल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब हिंदी बोलते से अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल कब लगता है, नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं। ये अपन बात कर चुके हैं। तो जैसे दो बॉडी है ना, या ये बॉडी है किसी सरफेस पे रखी हुई है, कहीं ना कहीं तो रखी होगी, टेबल पे हो सकती है या धरती पे, जमीन पे मतलब। तो इस पर मान लो इसका मास है 5 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। अगर जी की वैल्यू अपन 10 मान लें तो वेट होता है mg, m हो गया 5, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे तो 50 न्यूटन क्या है, ये 50 न्यूटन इसका वेट है। और वेट ही कहाँ पे लग रहा होगा, इस पर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगेगा। इस सरफेस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सरफेस भी इस पर कितना लगाएगी, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगाएगी। इसे अपन R या N बोलते हैं, जो बोल रहा हूँ। इस केस में R की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन है। जो वेट है वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। और कल मैंने एक समझाया था, जो ब्लॉक वाला समझाया था, कि अपन किसी ब्लॉक को ऐसे होल्ड करके रखे हुए हैं, याद है। अगर मैं दीवार पे ऐसे, जैसे कल बताया था ये वाला एग्जांपल, जैसे ये ब्लॉक है, अपन इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो दीवार भी इस पे कितना लगाएगी, मतलब यहाँ पे रिएक्शन भी 2 न्यूटन की हो जाएगी। 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी 10 ही मानी जाएगी। तो हर बार रिएक्शन, इसका वेट अलग होगा, ये 2 kg का भले है, इसका वेट तो यहाँ लगेगा नीचे की तरफ, वो 20 न्यूटन वो अलग चीज हो जाएगा। इस बार n की वैल्यू 20 न्यूटन नहीं होगी, हर बार नहीं होती। जब बॉडी ऐसे रखी होती है तभी वेट रिएक्शन के बराबर होता है। लेकिन अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, इस पे वेट अगर लगा रहे हैं ऐसे फोर्स, तो वो हमारा जो फोर्स है वही नॉर्मल रिएक्शन है। वेट तो रहने दो, वेट तो नीचे लगेगा, जो भी हो मास पे डिपेंड करता है उसका, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा अभी मैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अगर अपन क्या करेंगे, जैसे इसका वेट बढ़ा दें, मान लो ये 10 kg कर देंगे, है ना। एक 10 kg का है, बताओ किसको चलाना कठिन होता है, 10 kg को कि 5 kg को। इसको घसीट है और इसको घसीट है, किसको कष्ट होगा घसीटने में, क्यों, एक्चुअली में इसका वेट ज़्यादा है
और वेट ज़्यादा है तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, और रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। कौन सा? फ्रिक्शन। क्योंकि चलाने में हमको दिक्कत कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये अपन ने लिखा हुआ है ना, फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखी हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड या फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। इसलिए हमको 10 kg वाले को चलाने में ज़्यादा कष्ट होता है एज कम्पेयर टू 5 kg, क्योंकि इसकी रिएक्शन 100 न्यूटन की है, इसकी रिएक्शन कितनी है? 50 न्यूटन की। तो इसलिए तो अपन लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, जहाँ तक अपन पढ़ लिए थे, इसके आगे अपन बात करें तो अपन जो यहाँ पढ़ रहे थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो घर्षण बल होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू, और इसे बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं ना। माइक्रो पढ़ा कभी? वैसे ही माइक्रो का साइन है, या म्यू पढ़ते हैं इसे। ये जो कांस्टेंट है म्यू का क्या है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहां लिख देता हूं। म्यू इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, म्यू क्या है? म्यू एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पता है? पता है? बता दूं। म्यू इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसे? इसको याद ही रखना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक। तो अपन लिखेंगे म्यू। तो तीसरा लॉ जो अपन ने लिखा था ना, तीसरा लॉ लिखे थे ना कल, उसके आगे से बढ़ाना है इसको। एफ यहाँ तक लिखा होगा तुम लोगों ने कल, अब इसको यहाँ से लिखना है आज। एफ इज डायरेक्टली, इसको एफ इज इक्वल टू म्यू आर लिखेंगे, जहाँ पर म्यू क्या है? म्यू एक नियतांक है, नियतांक कांस्टेंट नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अलग है, फ्रिक्शन तो एफ होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। और ये डिपेंड करता है जो बॉडी कांटेक्ट में है ना, उन्हीं पे डिपेंड करता है। और ये अपन निकाल नहीं सकते, ऐसे प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं, अपन लोग नहीं निकालेंगे। अपन को क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 0.2, 0.4 ये सब दिया रहता है, ठीक है। अपन को नॉर्मल निकालना आता है, नॉर्मल निकाल लेंगे, म्यू की वैल्यू गिवन रहेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल आएगा। कैसे निकालते हैं बताता हूँ। अब देखो, अपन ने फ्रिक्शन भी दो टाइप के पढ़े हैं, तो इसलिए ये जो म्यू भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक कौन सा? एक अपन ने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? एफएस। एफएस लिखा जाएगा म्यू एस इंटू आर। बताओ ये म्यू एस क्या है? एक्चुअली में लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी है ना, तो कौन सी वैल्यू लिखी होगी इधर पे? ये लिमिटिंग वाली लिखी होगी, नहीं समझे? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो अपन को कौन सी पता है? तो अपन जनरली क्या मान के चलेंगे? ये कौन सी वैल्यू लिखी है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन बोले वो अच्छी बात है, लेकिन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम हो गया, अलग अलग कर दो। फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो है, लेकिन ये कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे बोलेंगे स्टैटिक घर्षण गुणांक, नहीं समझे? ऐसी कौन सा फ्रिक्शन एक और पढ़ा था अपन ने? डायनामिक या काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे? इसको क्या लिखा जाएगा? एफ के। एफ के बराबर लिखा जाएगा म्यू के और इंटू आर। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे बोले गतिक घर्षण गुणांक। अब नाम लगा देंगे अलग अलग, नहीं समझे? है तो सब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन अलग अलग है।
ये स्टैटिक है और ये काइनेटिक है। लिख लोगे? यहाँ पे लिख लेना, खुद से लिखो नीचे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ लिखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको म्यू को। हिंदी में क्या लिखेंगे रे? स्थैतिक घर्षण गुणांक, और इसको क्या बोलेंगे? गतिक घर्षण गुणांक। और इसको क्या बोलेंगे? इसको गतिक घर्षण बोलेंगे, एफ। इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लिखा ही दिया मैंने। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। इससे क्या बोलेंगे? अब तो लिख लोगे ना, तुम लोग गंदे बच्चे, लिख लोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसे बोलेंगे गतिक घर्षण गुणांक। आवत है कच्ची समझ में? और देखो एक्चुअली में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन लग सकता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा ना वो 15 से कम ही होता है। चलते समय फ्रिक्शन कम लगता है ना, अगर बॉडी एक बार चल देती है ना तो उस समय फ्रिक्शन कम लग रहा होता है, ठीक है? स्टैटिक से तो कम ही लगता है। तो जो ये ध्यान रखना है, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, किससे? उल्टा ही बोल सकते हैं। तो फिर इससे देखो, अगर इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है म्यू एस आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू म्यू के आर, तो आर से आर निपट गया, तो म्यू एस म्यू कोफिशिएंट ऑफ, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है किससे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। उल्टा ही बोल सकते हैं, ये कम होता है इससे, क्योंकि चलते समय थोड़ा घर्षण कम लगता है। अगर बॉडी चल देती है ना तो स्टैटिक से तो कम ही लगता है। तो दोनों सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, इसका उल्टा ही बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। एक ही बात है ना, बोलने का तरीका है। इसका उल्टा ये भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। दोनों बात स्टेटमेंट ये मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं या उसमें वन वर्ड में पूछ लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं बनते, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। ये इसलिए बताता हूँ, हिंट करता हूँ या जोर देता हूँ किस चीज़ पे कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही तुमसे पूछे जाएंगे। छाप लिए? ये लिख लो, ये दोनों चीज। देखो बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं कोने में लिखता हूँ। तुम लोग कोने में नहीं लिखना है, तुम लोग को इसके नीचे लिखना है। ये इसके नीचे लिखो, ये इसके नीचे लिखो, लाइक कंटिन्यू करते चलना है। नहीं तो मेरे जैसे तुम लोग भी यहाँ लिख दो। हाँ, तो वही लोग महान आत्माएं हो। इधर देखो, अब चलो एक क्वेश्चन करते कि निकालते कैसे ना। मान लो ये बॉडी है, इस पे अपन ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका मास है 2 kg। कितना kg? 2 kg। म्यू के की वैल्यू दे रखी है मैंने 0.2 और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.3, ठीक है? अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? चलो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन में बताता हूँ, तुम लोग से नहीं बनेगा। देखो यार, पहली बात, बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन पे। जब तक नहीं चल रही, मतलब इसको रोकने वाला कौन होता है? बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले देखें वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, पहले तो देख लें।
तो पहले देखें स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लिखा जाएगा? Fs बराबर म्यू एस इंटू आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू होगी mg, m कितना है 2, g की वैल्यू 10 मान लो तो 20, सही है। म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3, आर की वैल्यू कितनी है? 20। कितना आंसर आया? कितना आया? 6 बस आया ना, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल है, मैक्सिमम लग सकता है, मैक्सिमम। काइनेटिक तो इससे कम ही होता है। और लगाया हमने कितना? हमने 20 लगा दिया है। बॉडी चलेगी कि रुकेगी? बॉडी चलेगी। और जब चलेगी तो इसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा वो निकालना पड़ेगा अपन को। ये लिमिटिंग वाला है, ये लिमिटिंग है। अगर मैंने बोला स्टैटिक मतलब वो लिमिटिंग ही है। ये वाली ये बस। तो देखो अगर हमने कितना लगाया है 6 न्यूटन का फोर्स, और हमने इस पे ये तो अवेलेबल, सॉरी ये तो फ्रिक्शन है, उपलब्ध है इतना। हमारे पास 6 रुपया है और तुम 20 रुपए की बॉडी खरीद ऑब्जेक्ट खरीदना चाहे तो खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना, मतलब औकात से तो बाहर ही हो गए अब तो ये। तो मतलब क्या हो गया? बॉडी चलेगी, और जब चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। इसका मतलब बॉडी चलने वाली है, और चलने वाली है तो इसमें चलेगी कितना? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। और ये तो पता ही चल गया चलेगी कि नहीं चलेगी, ये तो पता चल गया। और चलेगी तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। कितना आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू एस म्यू के। म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2, और आर की वैल्यू कितनी थी? 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। नहीं आया समझ में? यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 4 न्यूटन की बॉडी चल रही है। अब देखो दूसरा केस समझो। अगर मैंने यहां पे मान लो, इसी में समझाता हूं, अगर मैंने इधर पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, या मान लो मैंने लगा दिया है 4 न्यूटन का। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने इसमें 4 का लगाया होता तो फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 6 है। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि भाई फ्रिक्शन 6 लग जाएगा, मतलब बॉडी नहीं चलेगी। तो बॉडी नहीं चलेगी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पर? 6 की 4, फ्रिक्शन की वैल्यू 4 ही होगी। मैंने कल समझाया था ना, ये यहाँ पे उपलब्ध 6 है, जरूरत कितने की इसको रोकने के लिए? तो 4 ही लगेगा ना, 6 क्यों लग जाएगा? तुम्हारे पास 6 रुपए है और तुमने 4 रुपए की कोई चीज खरीदी है, तो 4 ही रुपए दोगे कि 6 रुपए दे दोगे? 4 ही दोगे ना। तो वही चीज है, इसको जरूरत कितने की इसको रोकने के लिए? 4 की, तो लगेगा 4 ही फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 0 से लेके 6 तक लग सकता है। तो अभी जरूरत कितने की है? 4 की, तो 4 ही लगेगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो फ्रिक्शन भी 5, यहाँ पे 6 होता तो फ्रिक्शन भी 6, लेकिन अगर यहाँ पे 8 होता तो फ्रिक्शन 4, क्योंकि अब तो बॉडी चलेगी ना। 6 के बाद तो बॉडी चल देगी, और चल देगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी 6 से 8 नहीं बोलेंगे, अब फ्रिक्शन 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। अब जब चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक कितना लगेगा? और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होता है। नहीं समझ आया? नहीं आया? ध्यान देना, अगर बॉडी नहीं चल रही है ना, तो चलते समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे उपलब्ध कितना है? 6 उपलब्ध है, और हमने 6 लगा दिया इस पे, तो बॉडी तो चलेगी, कंफर्म है। और चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 ही लगेगा फ्रिक्शन, खत्म। ये तो वही है ना अपना बैंक बैलेंस है भाई, हम पैसा क्यों खर्च करेंगे उतना? और जो हमारे बस करेंगे तो हम तो छोड़ देंगे, औकात के बाहर है। हाँ बोलो। अरे बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन होता है, हम ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने अलग अलग केस, मैंने तुमको 5 क्वेश्चन समझा दिए, मतलब 2-3 क्वेश्चन समझा दिए मैंने अलग अलग वैल्यू ले लेके। ऐसे अलग अलग रख के चेक करना पड़ता है। जैसे मैं ऐसे एक डायग्राम दे दूंगा, इसको पहले नोट कर लो यार तुम लोग। कौन सा वाला था पहले?
20 वाला था ना, पहले 20 वाला नोट करो, तुम लोग कंफ्यूज जाओगे नहीं तो, अभी इकट्ठा नहीं करते। ये वाला नोट करो पहले, ये क्वेश्चन नोट करो ना। और यहाँ पे अपन लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में कि अवेलेबल फ्रिक्शन है 6, यहाँ लिखो 6 न्यूटन का फ्रिक्शन उपलब्ध है, अवेलेबल है। लेकिन अपन ने कितना लगाया, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो बॉडी लिखेंगे, तो बॉडी मूव करेगी, चलेगी, मतलब ऐसे लिखना तुम लोग हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस। नहीं करेगी, फ्रिक्शन कितना लग सकता है 6 ही लग सकता है ना, वहां पे उपलब्ध ही 6 है। इसके बाद तो बॉडी चलेगी ना, तो हमने तो लगाया तो इसमें 20 लगाया है ना, तो बॉडी चलेगी कि रुकी रहेगी, चलेगी। और जब चलती है बॉडी तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा तुमको, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा, तो उस पर फ्रिक्शन जो होगा 4 न्यूटन का ही बोला जाएगा। अभी लिख लो, बॉडी मूव करेगी तो बॉडी पर, ऐसे लिखना, बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे ही लिखना जैसा भी लिख रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, हाँ ऐसे ही लिखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लगेगी या लगेगा, क्योंकि बाद में घर जाके भूल जाओगे तुम, इसलिए ऐसे लिखवा। ठीक ठीक। है ना, 6 न्यूटन का फ्रिक्शन उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है, तो बॉडी मूव करेगी, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो ज़्यादा है फ्रिक्शन से, तो बॉडी मूव करेगी। तो बॉडी पर या वस्तु पर क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, गतिक घर्षण लगेगा। अभी तक जितने क्वेश्चन अपन करते रहे उसमें फ्रिक्शन नहीं लेते रहे, तो अपन बोल देते रहे 20 न्यूटन का फोर्स लगा तो बॉडी चलेगी, कंफर्म चलेगी। डायरेक्ट अपन क्या कर देते रहे, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन निकल आता। अब नहीं कर पाएंगे, पहले तो चेक करना है बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। जब चलेगी नहीं तो रेस्ट पे है, फ्रिक्शन जीरो है। जी छाप लिए। देखो अगर मैं सिर्फ जैसे मान लो यहाँ 0.3 बस लिख देता, मेरी बात सुनो, कई बार होता है एक ही वैल्यू दी रहती है। अगर 0.3 दिया है फिर दोनों वैल्यू को अपन 0.3 मान के चलेंगे, काइनेटिक भी उतना ही है और स्टैटिक भी उतना ही है, नहीं समझे? क्योंकि जो दिया है वो लेना पड़ेगा, एक ही दिया मतलब दोनों की वैल्यू सेम लेना है, कंडीशन बना दी है उसने। अगला क्वेश्चन करें एक, अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाना, बाकी बताऊंगा तो मैं यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन देता हूँ। मैं म्यू बस लिख देता हूँ 0.4 और मास है यहाँ पर 40 kg, ठीक है। और हमने इस पे फोर्स लगाया है 100 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, और ये बताओ बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी कैसे चेक करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, मैक्सिमम एफएस की वैल्यू। एफएस म्यू एस तो इसमें दिया नहीं, कितना लेंगे? देखो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू नहीं दी ना अलग अलग, मतलब दोनों की वैल्यू इतना ही लेना है 0.4। म्यू एस भी 0.4 ले लो, और जहां जरूरत पड़ेगी म्यू के की उसकी वैल्यू भी 0.4 ले लेना। कितना फ्रिक्शन है? 160 न्यूटन।
बॉडी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना। 8 न्यूटन का लग रहा है ना, अपन तो 100 का लगा रहे हैं ना, 160 तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 160 तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 160 है। फ्रिक्शन तो उतनी आएगा ना, न्यू तो 80 ही है ना। अरे वो तो ठीक है, तो दूसरे स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला तुम लोगों ने, हाँ 160 आया होगा म्यू एम जी। हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितने पे चाहिए? ये तो मैक्सिमम वैल्यू आई है 160। हाँ 160 तक फ्रिक्शन लग सकता है, और हमने कितना फोर्स लगाया इस पे? तो फ्रिक्शन भी 100 ही लगेगा ना। हाँ यार, तो भी सही लगेगा। 160 क्यों लग जाएगा? जरूरत कितनी है उसको रोकने के लिए? 100 की होगी। हमने 100 लगाया तो उसको रोकने के लिए 100 ही लगाना पड़ेगा ना। ये तो वही बात होगी जो अभी समझा रहा हूँ बार बार। तुम्हारे पास 160 रुपए और तुमने 100 रुपए की चीज खरीदी है, तो 100 ही रुपए दोगे ना, 160 रुपए दे के आ जाओगे क्या? तो फ्रिक्शन उपलब्ध कितना है वहां पे? 160 न्यूटन। और जरूरत कितने की है उसको रोकने के लिए? बॉडी को रोकने के लिए 100 की जरूरत है, तो फ्रिक्शन भी 100 ही लगेगा ना। नहीं आया समझे? मैं क्या बोला था? नमक स्वाद अनुसार और फ्रिक्शन औकात अनुसार। फ्रिक्शन जितना जरूरत है उतना ही लगेगा। अभी जरूरत कितने की है? उस बॉडी को रोकने के लिए 100 की जरूरत है ना। अच्छी बात है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, पैसा रखे हो 1000 है 2 लाख, लेकिन 50 की चीज खरीदो तो 50 ही देंगे ना भाई। 1 लाख रुपए थोड़ा ना दे के आ जाएंगे। नहीं समझे? हमारे पास 160 रुपए का 160 न्यूटन का फोर्स उपलब्ध है। हमें जरूरत कितनी है इसको रोकने के लिए? 100 की। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100। नहीं समझे? हाँ कि ना? अच्छा बताओ, अगर फोर्स को मैं 200 न्यूटन कर दूं तो क्या होगा? ये अगला क्वेश्चन है, ये है इसी में। अब बताओ क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे अगर इसमें मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, सेम बाकी सब चीज सेम है। अब बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी ना। अभी तो मैंने निकाला है, यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 160 है। फिर वही हो गया, ये 200 है जो अभी बताया था। ज्यादा है तो चलेगी, और चलेगी तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? अब के वाला निकालना पड़ेगा, के तो दिया नहीं है, तो मतलब वो 160 ही लगेगा। अब नहीं समझे? के वाला दिया होता तो फिर मैं अलग से निकालता। अब दिया नहीं है इसमें, तो मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन? 160। तो फ्रिक्शन 160 ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। नहीं समझ आया? 200 न्यूटन का ना लगेगा। क्या 200? अब क्यों लगेगा फ्रिक्शन? अभी मैंने क्या बोला था? तुम्हारे पास अगर 150 रुपए है या 160 रुपए है, तुम 200 की चीज कैसे खरीद सकते हो? तो फिर नहीं खरीद सकते ना। बस तो 150 हमारे पास है, तो हम तो उस चीज को खरीदेंगे नहीं या तो लेंगे नहीं। तो वही चीज है, या तो अपन को 40 रुपए उधारी करनी पड़ेगी, 160 रुपए दे देंगे। तो वही चीज है, दर पे फ्रिक्शन उधारी नहीं करता है ना। तो वही चीज है, 200 न्यूटन का लगाया है तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? मतलब ये बॉडी चलेगी, इस पे 200 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इधर? 160 न्यूटन। खत्म। और तुमसे पूछा जाए इसका एक्सप्रेशन बताओ, कैसे निकालोगे एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन निकालना हमको आता है, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स अपॉन में मास, 200 माइनस 160 बटे 40, तो 1 मीटर पर सेकंड। पहले क्या होता रहा, अपन इसको लेते ही नहीं रहे फ्रिक्शन को, 200 बटे 40 कर देते रहे डायरेक्ट, तो 5 होता रहा। अब दोनों को लेना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर इतना समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा फ्रिक्शन, नहीं तो कठिन है ये ऐसा। एक और करो मेरी आत्मा की शांति के लिए। ये 30 kg का है, ये 2 है, ये 0.3। ऐसा अगर मैंने लिख दिया तो पहचान जाओगे म्यू के कौन है? म्यू एस। मैंने बताया था ना, जो कम होता है वो म्यू के होता है, जो ज्यादा होता है म्यू एस। तो ये भी तुमको खुद पहचानना है। और इस पे फोर्स मैंने लगाया है 80 न्यूटन, और एक और है 40 kg।
बताओ इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ दोनों में। काइनेटिक में आएगा 60 और इसमें स्टैटिक में 90। इसमें बताओ बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी पहले वाले में? पहला तो चलेगा। हाँ पहले वाले में चलेगी? पागल हो क्या? क्यों चलेगी? ज्यादा है 90 फ्रिक्शन 90 है और हमने 80 लगाया तो बॉडी थोड़ा ना चलेगी। तो वही तो बोल रहा था उसमें फ्रिक्शन 160 आ रहा है ना। हाँ तो 100 न्यूटन का फोर्स कैसे? तो बॉडी नहीं चलेगी ना, तो फ्रिक्शन तो 100 ही लगेगा ना बस। तो आप बोल रहे थे चलेगी? नहीं, मैंने कहा बोला चलेगी। उसके लिए तो 200 में चलेगी, 200 में चलेगी। चलो ठीक है। इस वाले में फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 90। स्टैटिक फ्रिक्शन से निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो 90 का फ्रिक्शन अवेलेबल है और लगाया कितना? 80। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो फ्रिक्शन कितना? वो 90 रहेगा ना? 90 नहीं रहेगा। हाँ कितना रहेगा फ्रिक्शन? हाँ अरे पहले वाले में अरे नहीं चलेगी तो 90 ना रहेगा। सेकंड वाले में तो चलेगी, उसमें फ्रिक्शन 60 न्यूटन का है। पहले वाले बताओ आंसर। पहले वाले में स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा 90, सबका आया होगा 90। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। फ्रिक्शन तो कितना लगेगा? तो 90 ना लगेगा, 80 लगेगा ना। 80 लगेगा। जरूरत 80 की तो 80 लगेगा। नहीं समझाया? ये तो अभी समझाया था ना। अरे भाई मेरे को देखो, वो तो 90 तक लग सकता है फ्रिक्शन, ऐसा देखो 90 तक अवेलेबल है और हमने कितना फोर्स लगाया है? 80, तो फ्रिक्शन 80 लगेगा ना। फ्रिक्शन जितनी जरूरत है उतने लगाओ ना फोर्स। जब 60 आया तो 60 की जगह 80 लग जाएगा। 60 क्यों आया? 60 कहाँ है? अरे इसका बताओ ना पहले वाले का। 90। गलत है ना। फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है, लगने की बात नहीं हो रही। हाँ फ्रिक्शन 80 है, जो लगेगा फ्रिक्शन वो 80 न्यूटन है बस। नहीं समझ आएगी? चलेगी नहीं तो काइनेटिक वाले का कोई रोल है नहीं। चलेगी नहीं तो काइनेटिक वाले का कोई रोल है नहीं। आ रहा कुछ समझ में? थोड़ा पढ़ना इसको है। घर्षण पढ़ा है ना कभी? 9th में पढ़ा होगा कभी क्लास। दूसरी वाली तो जल जाएगी ना। है ये जैसे नॉर्मल आपने लिखा फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? अरे तो निकाल तो नहीं बड़े, अपन चेक करेंगे। ये निकालिए ना 90 और हमने कितना लगाया है? मतलब फ्रिक्शन 80 90 तक रोक सकता है, तो हमने तो लगाया 80 ना, तो वो तो रोक देगा ना। और रोकेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 80 ही लगेगा, 90 थोड़ा लग जाएगा। इस वाले का देखो, इसका 150 न्यूटन हाँ। जाएगी। 150 न्यूटन है यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल और हमने कितना लगा दिया है? 60 मतलब बॉडी चलेगी। और चलेगी तो कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पर? चलेगी तो कई बार इसमें एक ही दिया रहा है क्योंकि, तो जब चलेगी तो कितना लगेगा? उतना ही, और जब रुकी रहेगी तो 150 ही लगेगा। और जब रुकी रहेगी तो 150। अभी रुकी तो नहीं है ना। हाँ अगर मान लो ये वैल्यू होती है 140, सुनो ये वैल्यू 140 होती तो फ्रिक्शन 140 ही होता। मान लीजिए अभी रोक दिए हम तो कैसे रुक जाएगी? पागल है क्या? होगी नहीं, अपनी मर्जी है क्या? अरे ठीक काइनेटिक की जरूरत क्या है? जब बॉडी चलेगी नहीं तो काइनेटिक की जरूरत है ही नहीं है। वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन जब चलेगी तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 60। बॉडी यहाँ चल थोड़ा ना रही है, जब तक चल नहीं रही तो स्टैटिक है, चलेगी तब काइनेटिक आएगा। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है ना ये। देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि बॉडी चलेगी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो देख लो। अब देखो ये ग्राफ बना हुआ है, ये देखो फ्रिक्शन का और लिमिटिंग देखो और फोर्स का। ये मैंने बनाया, देखो बात नहीं करो। अब इधर देखो, ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बना हुआ है कि जैसे जैसे अपन फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ेगा। देखो जैसे इधर पे इसी का केस ले लो, यहाँ पे अवेलेबल कितना है फ्रिक्शन? 150। मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर यहाँ 10 लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 ही लगेगा ना। जरूरत कितने की रोकने के लिए? ये तो अवेलेबल है ना इतना, तो 10। 20 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन 20। 100 लगाऊंगा तो 150 लगाऊंगा तो
फ्रिक्शन 150 लग जाएगा। और मतलब 150 मतलब जैसे जैसे अपन फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा फ्रिक्शन। ये डिफरेंट बढ़ाने से मतलब ग्राफ बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, मिला देंगे ऐसे डिफरेंट पॉइंट के लिए। सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा फोर्स जहाँ पे लगेगा वही सबसे बड़ा क्या है? फ्रिक्शन है। मतलब सबसे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स जब 150 होगा उसी समय फ्रिक्शन की वैल्यू भी 150 होगी मैक्सिमम। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद बॉडी का फ्रिक्शन घटता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की सबसे, ये फ्रिक्शन की वैल्यूज है ऐसे ही, और सबसे बड़ी वैल्यू फ्रिक्शन की ये, इसके सामने जब देखेंगे ये वाली, ये कौन सा है? यही एफएस है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है, वो कम ही रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद जैसे इस केस में अगर बॉडी चलने लगेगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फिर यहाँ पे कितना अवेलेबल था? 90, लेकिन जब बॉडी चलेगी तो फ्रिक्शन 60 ही लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इससे तो कम ही रहेगा, तो इसलिए इसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फिर फिक्स है, 60 से ज़्यादा लग नहीं सकता, वो फिक्स है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, किसका किसका बना हुआ है? ये अप्लाइड फोर्स का, लगाए गए बल का, और ये घर्षण बल का ग्राफ है। इसको बना लो फोटो, ऐसी जैसी बनी हुई है वैसी बस बना लो, सब लिख लेना यहाँ पे। ये ग्राफ है घर्षण का, फ्रिक्शन का और फोर्स का ग्राफ है। ड्रॉ कर लो इसको, जैसी फोटो बनी हुई वैसे बना लो।